हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द परसिस्टेंट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग मैथ्स का सेट नंबर 26 सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमारे मैथ्स के सेट नंबर 1 से 25 कंप्लीट हो चुके हैं। इस सेट की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द परसिस्टेंट ऑफिशियल पर अपलोड कर दी गई है, जहां से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को आप लोग अपने से करने का ट्राई कर सकते हैं। और इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप लोगों का कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहां पर जुड़कर आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। ए प्लस बी एक कार को 12 दिनों में कर सकते हैं, तो ए प्लस बी 12 दिनों में काम को कंप्लीट कर रहे हैं। बी प्लस सी उसी काम को कितने दिन में? 16 दिनों में। 16 दिनों में कंप्लीट कर रहे हैं। तो अगर इनकी एफिशिएंसी निकाल लें तो कितनी आएगा? टोटल वर्क हमने 48x मान लिया, तो 12 से जब भाग देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4x। और जब 16 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 3x। ये आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? ए 5 दिनों के लिए काम करता है, ए 5 दिनों के लिए काम कर रहा है, फिर 7 दिनों के लिए बी काम कर रहा है, फिर 13 दिनों के लिए सी काम कर रहा है। ये अपने टोटल वर्क के इक्वल है। टोटल वर्क हमने माना था 48x, यह 48x के बराबर है। अब इसको 5a और 7b को हम लोग ऐसे ब्रेक कर रहे हैं। 5a प्लस 5b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 11c बराबर है 48x के। तो 5a और 5b में a प्लस b की एफिशिएंसी जब 4x रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 20x। प्लस 2b 2c में 2 कॉमन करेंगे, b प्लस c की एफिशिएंसी 3x रखेंगे, कितनी वैल्यू आएगी? 26, ओनली 6x प्लस 11c बराबर कितना हो जाएगा? 48x। तो 11c बराबर कितना आ जाएगा? 26 जब उसमें घटाएंगे तो 22x आ गया। तो c बराबर कितना आ जाएगा? 2x। c बराबर 2x आ गया। और b प्लस सी बराबर 3x है, तो c बराबर कितना है? 2x है। b बराबर कितना आ जाएगा? क्योंकि b प्लस सी बराबर 3x है, तो b बराबर x आ गया। और a बराबर कितना आ जाएगा? 3x। मतलब उनकी एफिशिएंसी का रेशियो 2:1:3 पे है। ये हमें मालूम चल गया। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? ए बी और सी अकेले इस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? अब अगर सी से जो अपने क्या पूछा है, ए बी और सी अकेले इस कार को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, हमें उनके ये मालूम चल गया इतनी इतनी एफिशिएंसी है। टोटल वर्क अपना 48x है, तो ए की वैल्यू 3x आई, 3x से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16। ए की वैल्यू 16 आ गई। अगर बी की वैल्यू x है, x से डिवाइड करेंगे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 48। तो 16 48 24 अपना करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड नंबर। अमन के परदादा की आयु 105 साल है। ठीक है, परदादा ग्रैंड फादर की आयु है कितनी? 105 साल है। अमन के पिता राम सिंह की आयु उसके दादा की 1/3 है। अमन के पिता है जो फादर, उनकी आयु उसके दादा की 1/3 है, तो मतलब ये 35 साल के रहे होंगे। फिर 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु से 2 गुनी थी। तो 5 साल पहले जाते हैं तो मदर -5 हो गया। 5 साल पहले जब अमन का जन्म हुआ था, राम सिंह की माँ की आयु राम सिंह की आयु की 2 गुनी थी। राम सिंह की आयु मतलब फादर की आयु -5 की 2 गुनी थी मदर की आयु। तो m-5 बराबर 2f-10। अब f की वैल्यू 35 यहाँ पुट करें तो f-5 बराबर 70-10। m बराबर कितना आ जाएगा? 60, 5 65। मदर 65 साल की रही थी। अब क्या पूछा है? अमन और राम सिंह की आयु में कितना अंतर है? अगर मदर 65 साल की थी और फादर 35 साल के थे, और जब मदर 65 साल की अब है, तो जब 5 साल पहले जन्म हुआ था अमन का, तो अब अमन कितने साल का रहा है वर्तमान में? जब 5 साल पहले जन्म हुआ है 5 साल का है, अमन इस टाइम 5 साल का है। तो पूछा क्या है? अमन और राम सिंह की आयु में अंतर। अमन और उसके फादर की आयु में अंतर कितना आ गया? 30 साल का। डी अपना करेक्ट हो जाएगा, 2 का डी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर।
एक कार स्थिर गति से P से Q तक यात्रा करती है। यदि इसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ जाती तो दूरी तय करने में 1 घंटा कम लगता है। यदि गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती तो इसमें 1 घंटा अधिक लगता। दो शहरों के बीच दूरी क्या है और कार की गति निकालनी है। हमें स्पीड और डिस्टेंस निकालनी है। अब हमने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करना रहता है। हमने स्पीड मान लिया, उसकी कुछ रही होगी, टाइम उसे कुछ लग रहा होगा। अब क्वेश्चन ने पहली लाइन में क्या बोला, इसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ जाती है, s+7 हो जाती है, तो दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लगता है, t-1 टाइम लगता है। यदि 5 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाती है, s-5 हो जा रही है, तब क्या हो रहा है, तो इसमें 1 घंटा अधिक लगता है, मतलब t+1 टाइम लगता है। अब हम लोग स्पीड का रेशियो निकाल सकते हैं। पिछली क्लास में बताया था कैसे निकालते हैं। 7/5 इंटू 1/1 बराबर 7/5। ये आ गया अपना स्पीड का रेशियो। मतलब अगर यहाँ पे 7 यूनिट है तो यहाँ पे 5 यूनिट है। 7 और 5 यूनिट का डिफरेंस कितने का है, 2 यूनिट का। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग +7 और -5, +7 और -5 कितने का गैप आया, 12 का। 2 यूनिट की वैल्यू 12, 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ गई, तो 7 यूनिट की वैल्यू 42 आ गई, 5 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई। अब 5 घट के आया है 30 पे। 30 कब आया है, जब 5 किसी वैल्यू से घटा है, तो यहाँ की वैल्यू कितनी रहेगी, 35। हमें स्पीड 35 मालूम चल गई। जो अपना अल्फा/बीटा रेशियो आया था स्पीड का, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। मतलब ऊपर यहाँ पे 5 यूनिट टाइम लग रहा है, यहाँ पे 7 यूनिट टाइम लग रहा है, तो 2 यूनिट का गैप। यहाँ पे भी -1 +1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। 2 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 आ गई। मतलब यहाँ पे उसे 5 घंटे लग रहे थे और यहाँ पे उसे 7 घंटे लग रहे थे। अब 7 घंटे लग रहे थे किसी चीज में एक जोड़ के, तो मतलब टी की वैल्यू कितनी है, 6। टी की वैल्यू 6 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, स्पीड। स्पीड तो अपनी 35 kmph की आ गई, और डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 35 गुणे टाइम 6। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 35 गुना 70 त्रिका 110, 210। ए ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4th नंबर। 4 आदमी और 3 औरतें एक काम को 6 दिनों में खत्म कर सकते हैं। 4 मेन प्लस 3 वुमेन कंप्लीट करती हैं 6 दिनों में, और 5 मेन और 7 वुमेन कितने दिनों में कंप्लीट करती हैं, 4 दिनों में। अब इससे हम लोग रेशियो निकाल लें मेन और वीमेन का। यहाँ से 3 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। 12m प्लस 9w बराबर 10m प्लस 14w। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, 5w की वैल्यू 2m के बराबर आ गई। मतलब m/w बराबर 5/2, 5/2 आ गई। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लें। टोटल वर्क निकालते हैं तो 5 और 2 की वैल्यू चाहे पहले यहाँ पे पुट कर दें या यहाँ पे पुट कर दें। तो अगर पहले पुट करते हैं तो कितना आएगा, 20 + 6 × 6। ये आ गया अपना टोटल वर्क। अब इनको करवाना किससे, तो एक आदमी और एक औरत इसी काम को कितने दिनों में कर देंगे। एक आदमी और एक औरत की एफिशिएंसी कितनी है, 5 और 2 है, तो 7 आ गया नीचे पे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 26 × 6/7। कितनी वैल्यू आ गई, 6 × 36 3 असील, 6 दूने 12 3 15/7। मतलब 7 दूने 14, 7 दूने 14 और 14 2 16, 22 सही, 2/7 करेक्ट आंसर आ गया। सी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। 9 पाइप एक टैंक से जुड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ पाइप टैंक को खाली कर रहे हैं और कुछ पाइप टैंक को भर रहे हैं। 9 पाइप जुड़े हुए हैं, तो अगर हमने मान लिया भरने वाले पाइप हमने x मान लिया और प्लस से डिनोट कर दिया, तो खाली करने वाले पाइप कितने बचे, 9 - x, और हमने इनको माइनस से डिनोट कर दिया। ये खाली कर रहे हैं और x अपने भर रहे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रत्येक भरने वाला पाइप खाली टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। भरने वाला 24 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला 18 घंटे में। माइनस से डिनोट कर दिया, 18 घंटे में खाली कर रहा है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। 72 आ गया एलसीएम, प्लस का 3 आ गई उनकी एफिशिएंसी भरने वालों की, माइनस की 4 आ गई एफिशिएंसी खाली करने वालों की। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, यदि टैंक पूरी तरह भरा हुआ है तो सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो टैंक 9 घंटे में खाली हो जाता है। 9 घंटे में टैंक खाली हो रहा है और टैंक अगर पूरा भरा है, तो मतलब जो अपने खाली करने वाले पाइप हैं
वह ज़्यादा काम कर रहे होंगे और भरने वाले पाइप कम काम कर रहे होंगे, तभी अपना टैंक खाली हो पाएगा। नहीं तो अगर भरने वाले पाइप ज़्यादा काम कर रहे होंगे और खाली करने वाले कम, अपना टैंक खाली नहीं होगा, अपना टैंक भरेगा। तो अब अगर हम इसको इक्वल करें, 72 अपना टोटल वर्क है, 72 अपना टोटल वर्क हो गया। अब हमें क्योंकि टैंक खाली हो रहा है, मतलब कि खाली करने वाले पाइप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, तो 9 माइनस एक्स से एक पाइप, ये तो अपने आ गया टोटल पाइप, और एक पाइप की एफिशिएंसी कितनी है 4, इतने आगे खाली करने वाले के लिए। अब भरने वाला, अब क्योंकि भरने वाला काम कम कर रहे हैं, तो अपनी वैल्यू भरने वालों की कितनी है, पाइप है अपने यक्स, और काम की एक की एफिशिएंसी कितनी है 3, एक्स इंटू 3। अब ये टोटल कितनी देर में खाली कर दे रहे हैं, 9 घंटे में। इसको इक्वल कर देते हैं, 8 आ गई वैल्यू यहाँ पे, 8 बराबर 36 माइनस 4x माइनस 3x। 7x बराबर कितना आ गया 28, x बराबर कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, टैंक को खाली करने वाले पाइपों की संख्या कितने, भरने वाले पाइप अपने प्लस से डिनोट थे और x थे, खाली करने वाले माइनस से डिनोट थे और 9 माइनस एक्स थे। x की वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 9 माइनस 4 5। 5 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। 14 छात्रों के अंकों का औसत 71 था, लेकिन बाद में पता चला कि यदि एक छात्र का स्कोर 56 के बजाय 42 है और दूसरे के 32 के बजाय 74 तक जाता है तो सही औसत ज्ञात करना है। 14 छात्रों का औसत कितना था 71। हम लोग एवरेज से ही डील कर रहे हैं, हम लोग एक्चुअल वैल्यू पे नहीं वर्क कर रहे हैं, एवरेज से ही हम लोग निकालेंगे। तो 71 उनका एवरेज था पहले। अब उसमें हुआ क्या है, एक छात्र के 56 के बजाय 42 हो गए, 56 के बजाय 42 हो गए, मतलब माइनस के कितने हो गए 14। और दूसरे में क्या हुआ है, 32 के बजाय 74 हो गए, मतलब अब हमें सही करने के लिए उनको कितना करना पड़ेगा, 74 में 32 घटा दें, उतनी वैल्यू हमें उसमें जोड़नी पड़ेगी क्योंकि उसने कम लिया था। 4 में 2 गया 2, 7 में 3 गया 4। तो रिजल्टेंट कितना आया, प्लस का आ गया कितना, 12 में 4 गया 8 और 3 में गया 2, मतलब प्लस का 28 अब हमें करना पड़ेगा क्योंकि उनके 28 अंक पहले जब अपना 71 औसत था तब उनके एक्चुअल नंबर से 28 नंबर कम लिखे गए थे। अब उनके 28 नंबर ज़्यादा हैं, तो अब 14 बच्चों में डिवाइड हो जाएंगे वो। अब 14 बच्चों में डिवाइड हो गए तो कितने औसत में कितने का इम्पैक्ट डालेंगे, +2 का। हम लोग +2 कर देते हैं, वैल्यू कितनी आ गई 73। 6 का बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर। श्याम ने 3600 रुपये के 2 मोबाइल फ़ोन खरीदे हैं, ठीक है। एक मोबाइल फ़ोन में 50% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को 25% हानि पर बेचा जाता है। अगर श्याम को समग्र लेन देन में ना कोई लाभ ना कोई नुकसान होता तो दोनों मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य के बीच अंतर क्या है, ठीक है, निकालते हैं। तो पहले पर 50% का लाभ हो रहा है, एलिगेशन हम लोग लगाते हैं, दूसरे पर 25% की हानि हो रही, और ओवरऑल ना कोई लाभ ना कोई नुकसान, मतलब 0% का प्रॉफिट हो रहा है या नुकसान हो रहा है। तो जब एलिगेशन लगाते हैं 50 में 0 घटाएंगे आएगी वैल्यू 50, और जब 0 पे 25 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी 25। 1 और 2 के रेशियो में उनके सीपी रहे होंगे। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, तो 2 मोबाइल फ़ोन की लागत मूल्य के बीच अंतर क्या है। हमारे अकॉर्डिंग कितने का, 1 यूनिट का है, और टोटल श्याम ने 2 फ़ोन 3600 में खरीदे थे, मतलब 2 + 1 3 की वैल्यू 3600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 1200। करेक्ट आंसर अपना डी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। 2 वस्तुएं प्रत्येक 4096 रुपये में बेची जाती हैं, एक पर क्रेता को 32% लाभ होता है और दूसरी ओर वह 28% खो देता है, उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो हम लोग पहले अगर देखें, यहाँ पे लिख लें सीपी और यहाँ पे लिख लें एसपी। अब पहली वस्तु के बारे में बात करते हैं। एक पर विक्रेता को 32% का लाभ हो रहा है, मतलब 100 की वस्तु 132 पे बिक रही है। और पहली लाइन पे क्वेश्चन ने क्या बोला, 2 वस्तुएं प्रत्येक 4096 रुपये में बेची जाती हैं, मतलब जो एसपी पहले का रहा होगा दूसरे का भी उतना ही रहना पड़ेगा क्योंकि दोनों इक्वल पे बेची जा रही हैं, प्रत्येक 4096 में बेची जा रही हैं। ये अपनी 4096 है जो क्वेश्चन ने वैल्यू दी है एग्जैक्ट वैल्यू, लेकिन हम लोग एक वैल्यू पुट करके अभी चल रहे हैं, बाद में हम लोग उस वैल्यू पे पहुंचेंगे। तो 132 अगर अपना एसपी आ गया तो सीपी उसका कितना होगा। अब सीपी हम लोग निकालते हैं कैसे,
तो दूसरी ओर वह 28% का उसे लॉस हो रहा था। मतलब जो 132 वैल्यू है ये सीपी का 72% है। सीपी का 72% है क्योंकि 28% का लॉस हो रहा था उसे। तो सीपी की वैल्यू हम लोग निकाल लें तो 132 कैसे निकलेगा। सीपी अगर अपना निकालना चाहें तो कैसे निकलेगा, 132 गुणे 100/72। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी। सॉल्व करेंगे तो 4 से काटेंगे, यहाँ 4 4 और 8 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25। और जब 2 से काटेंगे यहाँ 9 और 2 6 6 आ जाएगा। 3 से काटेंगे यहाँ पे 3 और 3 से 22। 22 दुनाई 50, 22 दुनाई 50, 550/3 मतलब 18 त्रिक 54, हाँ 183.33 आएगा। उसका सीपी आ गया 183.33, उसका दूसरे का सीपी आ गया। अब टोटल सीपी कितना हो गया, 283.33 आ गया उसका टोटल सीपी। और टोटल एसपी कितना आ गया, 462। अब उसे लॉस हुआ कि प्रॉफिट, क्योंकि अपना सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, उसे लॉस हो गया। कितने का लॉस हुआ, 0.33 का। और 13 में 4 गया 9, 7 में 6 गया 1, 19.33 का उसे लॉस हुआ है। कितने से, 283.33 से। और हमें उसमें पूछा था लाभ या हानि, तो मतलब उसे हानि हुई है तो गेन वाले तो कैंसिल ही हो गए। अब लॉस कितना हुआ ये हम लोग निकाल लेते हैं। तो ऐसे तो बहुत बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी, तो हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं, थोड़ी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पे वर्क करते हैं। जैसे 283.33 को हमने 283 लिख लिया, इंटू 100 होता है परसेंटेज निकालने के लिए, 283 लिख लिया। और 19.33 को हमने 19 लिख लिया और 1900 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितने बार जाएगा, 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। 6 18 1 हासिल, 6 48 और 1 49, 4 हासिल, 6 दूना 12, 4 16। मतलब 6 से वैल्यू लॉस की ज़्यादा आएगी, तो 6 से ज़्यादा किस ऑप्शन पे, सी पे। अपना 8 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू से जा रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू से निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट देखते हैं 9 नंबर। ए बी सी व्यक्तिगत रूप से 12, 24 और 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी हैं, एक काम के कुछ भाग को, हमें नहीं मालूम है कितना परसेंटेज भाग काम का कर रहे हैं, लेकिन हमें ये मालूम है कि एक काम का कुछ भाग कर रहे हैं। और आगे क्या बोला है, अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं जिसके बाद a और b छोड़ देते हैं और फिर c शेष कार्य को x+4 दिनों में पूरा कर रहा है, तो x का मान निकालना है। तो हमें a 12 मालूम है, b हमें मालूम है 24 और c मालूम है 8 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एलसीएम आ गया अपना 24, यहाँ से आ गया 2 एफिशिएंसी, यहाँ से 1, यहाँ से 3। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, x दिनों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, तो 3 2 5 1 6 आ गई टोटल इफिशियंसी। और x दिनों के लिए कर रहे हैं मतलब 6x आ गया। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, जिसके बाद a और b काम को छोड़ देते हैं। अब अपना केवल c बचा है। फिर c शेष कार्य को x+4 दिनों में पूरा कर रहा है। c की एफिशिएंसी 3 है, 3 और x+4 दिनों में पूरा कर रहा है। अब अपना टोटल काम 24 के बराबर हो जा रहा है क्योंकि पूरा काम कंप्लीट हो गया है। तो 6x और 3x कितने हो गए, 9x प्लस 12 बराबर 24 के। तो 9x बराबर कितना आ गया, 12। तो x बराबर कितना आ गया, 12/9। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, x का मान 4/3 आ गया। अपना ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर। एक बर्तन में 70 लीटर दूध भरा है, ठीक है। इसमें से 16.66% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिलाया गया, तो 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, इसके बाद मिश्रण में 20% द्रव निकालकर उससे उतना ही पानी मिला दिया गया। 20% अगर द्रव की निकाला गया है और 20% पानी मिलाया गया, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। अब आगे क्या बोला, पुनः मिश्रण में से 33.33% द्रव निकालकर इसमें पानी मिलाया गया, तो 33.33% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 70 लीटर दूध भरा था, तो पहले टोटल दूध कितना था, 70।
अब जब हम लोग पहली बार 16.66 निकाल के पानी मिला रहे हैं तो एक्चुअल में 1/6 निकला था, तो बचा कितना था? 5/6। 5/6 पहले से बचा। दूसरे पे जब 1/5 निकाला और 1/5 पानी डाला, मतलब एक्चुअल में कितना बचा? 4/5। अगले पे चेक करते हैं, अगले से 1/3 निकाला था तो बचेगा कितना? 2/3। इसको सॉल्व करते हैं। अगर 5 से काटें यहाँ पे कितना है? 14। और जब 2 से काटेंगे यहाँ पे 3, यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 14 और 5 70, 70 और 4 280/9 आ जाएगा। 280/9 को सॉल्व करते हैं, कितनी वैल्यू आ गई? 9 त्रिक 27 और 1.11 लीटर आ जाएगा करेक्ट आंसर उसका, 10 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर। 9 लोग एक होटल में कंबाइंड डिनर के लिए गए थे। 9 में से 8 लोग रात के खाने पर 27 रुपये खर्च करते हैं। 9वां व्यक्ति सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपये कम खर्च करता है। रात के खाने पर कुल व्यय ज्ञात करना है हमें। तो हम लोग उनका औसत मान लें x, औसत हमने मान लिया x है उनका, खर्च करने पे x रुपये है टोटल औसत उनका। अगर x रुपये उनका औसत है तो टोटल 9 लोगों में कितना खर्च हो जाएगा? 9x। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? 8 लोग रात के खाने पर 27 रुपये खर्च करते हैं। 8 लोग औसतन में 27 रुपये खर्च कर रहे हैं, तो 8 × 27 हो गया। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला कि 9वां व्यक्ति सभी व्यक्तियों के औसत से 16 रुपये कम खर्च करता है। हमने x माना था उनका औसत, तो जो 9वां व्यक्ति था वह अब औसत से कितना कम खर्च कर रहा था? 16। तो ये अपनी आ गई टोटल 9x आ गए उसके टोटल खर्चा, और इधर से भी टोटल खर्चा आ गया 9 लोगों का। इनको इक्वल कर दिया तो 9x बराबर कितना आ गया? 8 × 7 = 56, 5 से 8 × 16 = 5 × 21 प्लस x माइनस 16। तो 8x बराबर कितना आ गया? 200। x बराबर कितना आ गया? 8। x बराबर कितना आ गया? 25। x बराबर आ गया 25। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा? रात के खाने पर कुल व्यय ज्ञात करें। कुल व्यय कितना था अपना? 9x। तो 9 गुणे x की वैल्यू 25, 225 करेक्ट आंसर आ गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया 11 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर। एक व्यक्ति 3600 रुपए के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौनों का बिक्री मूल्य बराबर होता है। तो हमें एसपी इनका इक्वल कर देना है। तो एसपी अगर इक्वल करेंगे तो अगर ए खिलौने को कितने 20% पे बेच रहा था, तो 20% पे अगर बेच रहा है मतलब एसपी उसका कितना हो जाएगा? 6/5। यह बराबर है किसके? बी के 50% लाभ पर बेचता है, मतलब बी के 3/2 के बराबर है। ये भी अपना एसपी आ गया, ये भी अपना एसपी आ गया। तो A/B रेशियो हम लोग निकाल लें, कितना आएगा? 3 से यहाँ पे 2, 5/4। 5/4 उनका रेशियो आ गया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? लेकिन अगर वह खिलौना ए को 50% और खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचता है तो खिलौना बी का बिक्री मूल्य। तो अगर ए और बी का सीपी का रेशियो 5 और 4 का है और टोटल 3600 पे 2 खिलौने खरीदे थे, दोनों को मिला के सीपी 3600 है, मतलब 9 की वैल्यू 3600 है। तो बी की वैल्यू कितनी है? बी 4 यूनिट है, 9 यूनिट की वैल्यू 3600 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 400। तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1600। सीपी आ गया बी का 1600। अब क्वेश्चन ने क्या बोला? खिलौना बी को 20% के लाभ पर बेचता है तो खिलौने बी का बिक्री मूल्य निकालना है। इसको 20% लाभ पर बेचना है 1600 को, तो 20% लाभ पर बेचना है मतलब 6/5 करना है। 6/5 करते हैं, कितना आ गया? 9600/5। 9600/5 का मतलब 1920। सी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। पृथ्वी की पूरी सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 4:7 है। ये पिछली क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया था। पूरी भूमि, पृथ्वी की सतह पर भूमि और पानी का अनुपात 4:7 है। तो पृथ्वी की पूरी सतह पर था तो 4:7 हम लोगों ने फाइनल वाला लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? उत्तरी गोलार्ध में भूमि और पानी का अनुपात 3:2 है। उत्तरी गोलार्ध में 3:2 है। तो पूछा दक्षिणी गोलार्ध में पानी का अनुपात क्या है? भूमि और पानी का अनुपात। इसकी वैल्यू जोड़ के कितनी आ गई? इसकी वैल्यू जोड़ के आ गई 5 और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 11। अब हमें इनको पहले इक्वल कर लेना है।
तो मतलब इस पे 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस पे 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हमारे दोनों अनुपात इक्वल आ गए। लेकिन पिछले क्लास में भी हम लोगों ने बताया था आपको कि जब पूरी पृथ्वी की बात की जाए, जैसे यहाँ पे हम लोग बनाते हैं, अगर उत्तरी गोलार्ध 1 यूनिट है, दक्षिणी गोलार्ध 1 यूनिट है, तो पूरी पृथ्वी 2 यूनिट होती है। क्योंकि ये मिडिल वाली जो लाइन है ये बराबर इक्वल डिस्टेंस, इक्वल जो अपना ऊपर का एरिया होगा जितना नीचे का एरिया होगा, दोनों इक्वल रहते हैं मिडिल वाली लाइन से। तो अगर पूरी पृथ्वी की बात की जाए तो यहाँ पे 2 यूनिट होगा और यहाँ पे 1 यूनिट होगा और 1 यूनिट यहाँ पे होगा। यही मतलब हुआ ना, क्योंकि पूरी पृथ्वी 2 यूनिट की है, तब उत्तरी गोलार्ध 1 यूनिट का और दक्षिणी गोलार्ध 1 यूनिट का बराबर बराबर है। तो मतलब हमें ऊपर वाले रेशियो में 11 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले रेशियो में 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले रेशियो में 11 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना है 33 और 11 दूने 22। नीचे वाले पे 10 का मल्टीप्लाई करेंगे 40 और आ गया 70। अब मिडिल वाली वैल्यू हमने निकाले, यहां से आ गई 7, यहां से कितनी आ गई 48। 7:48 में उनका रेशियो रहा होगा। या तो आप एलिगेशन से कर लेना, पिछली क्लास में बताया था कैसे एलिगेशन से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर। दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है, एक को 15% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे को पहले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। अब हमें प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान थी, अगर उनका सीपी समान था तो ए को 15% लाभ पर बेचा जाता है। अगर सीपी फर्स्ट का हम लोग चेक करें तो एसपी जो उसका रहा होगा पहले का प्लस का 15% है और दूसरे को पहले से 4800 रुपये अधिक में बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 20% का है, कुल लाभ 20% का है तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो अगर हम लोग एलिगेशन से लगाना चाहें तो पहले पर तो 15% का लाभ पर बेचा जा रहा है और कुल उसे 20% का लाभ हो रहा है। और क्वेश्चन ने क्या बोला, दो मोटरसाइकिलों की लागत मूल्य समान है, मतलब यहाँ पर 1 और 1 यूनिट है। तो 20 में 15 घटाएंगे, यहाँ पे कितना है 5। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, यहाँ पे 1 यूनिट की भी वैल्यू 5 रहेगी, मतलब दूसरे को उसे 25% पे बेचना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य निकालना है। तो जो ये 25% पे दूसरी को बेची गई है और पहली को 15% पे बेची गई है, दूसरी को 25% पे बेचा गया, पहली को 15% पे बेचा गया है। डिफरेंस कितने का आ रहा है 10% का। हमारे अकॉर्डिंग 10% का डिफरेंस आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4800 रुपये अधिक पे बेचा गया था, 4800। तो हमें क्या निकालना है, प्रत्येक मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य। अगर 10% की वैल्यू 4800 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी 48,000। करेक्ट आंसर अपना ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर। अंगूर की कीमत में 25% की वृद्धि एक व्यक्ति को 240 रुपये में 1.5 किलो अंगूर कम खरीदने के लिए मजबूर करती है। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, अगर 240 रुपये थे, क्या यहाँ पे बोला 240 रुपये में 1.5 किलो अंगूर कम खरीदने के लिए मजबूर करता है, तो पहले तो 25% की वृद्धि हुई है, तो 240 का 25% निकालते हैं, मतलब 1/4 करते हैं, तो कितनी वैल्यू आ गई 60। अब उसमें 1.5 किलो अंगूर कम खरीदने के लिए मजबूर होता है, तो 1.5 अपान में कर दिया, पर केजी की वैल्यू आ जाएगी 40 रुपये पर केजी आ गए। ये अपनी कौन सी वैल्यू आई है, ये वैल्यू आई है अपनी न्यू वैल्यू। अब हमें चाहिए ओल्ड वैल्यू पे जाना है, अंगूर की मूल कीमत हमें निकालनी है। ये वैल्यू जो अपनी 40 पर केजी आई है ये न्यू वाली आई है, तो न्यू वाली आई है मतलब किसी वस्तु का 25% प्लस 25% होके आई है। मतलब हम अपनी 100% की वैल्यू निकाल लें और 125% की वैल्यू 40 दी है, कितनी आ जाएगी वैल्यू 40 इंटू 4/5, 160/5, वैल्यू कितनी आ जाएगी 32 रुपये पर केजी। 32 रुपये पर केजी अपना बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर। एक बाल्टी में दूध और पानी 2:1 के अनुपात में है, ठीक है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2 हो जाए तो मिश्रण में डाले जाने वाले पानी की मात्रा कितनी है। तो पहले मिल्क और वाटर का रेशियो कितना था 2:1, बाद में कितना करना है 1:2,
लेकिन अब हमें इसमें मिल्क नहीं मिलाना है, अब हमें केवल इसमें पानी मिलाना है। क्वेश्चन ने बोला तो मिश्रण में डाले जाने वाले पानी की मात्रा, केवल पानी मिलाना है तो हमें मिल्क दोनों का इक्वल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 है तो नीचे वाले को भी अगर 2 बना है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें। तो पहले पे कितना आ गया 2:1, दूसरे पे कितना आ गया, दूसरे पे आ गया 2:4, 2:4 मिल्क और वाटर का रेशियो। अब हमें कितना मिलाना पड़ेगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट हमें मिलाना पड़ेगा। और टोटल अपने पास पहले था कितना, 2 + 1 3 यूनिट। तो 3/3 मतलब हमें 1 बाल्टी हमें टोटल मिलानी पड़ेगी, क्योंकि शुरू में 1 बाल्टी में दूध 2:1 के अनुपात में था। तो अब हमें टोटल 1 बाल्टी हमें उसमें मिलानी पड़ेगी। डी अपना करेक्ट हो जाएगा, 16 का डी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। 2 धावक ए और बी 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ते हैं और अन्य 16 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, वे 1 घंटे 30 मिनट के बाद एक साथ मिलते हैं। प्रारंभ करते समय वे एक दूसरे से कितने दूर किलोमीटर में थे, ये अब हमें निकालना है। तो अगर डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम होता है, हमें डिस्टेंस नहीं मालूम है। अब जो धावक थे वो एक दूसरे की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। पहले की स्पीड 12 दूसरे की 16 है तो जुड़ जाएगी, क्योंकि एक दूसरे की ओर दौड़ रहे हैं। तो 12 + 16 हो गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला, उनको टाइम कितना लगा है, 1 घंटे 30 मिनट का। 1 घंटे 30 मिनट मतलब 1.5 आवर का टाइम लगा है। तो हमें प्रारंभ करते समय वो एक दूसरे से कितने दूर थे, हमें डी की वैल्यू निकालनी है और किलोमीटर में निकालनी है। ये भी वैल्यू अपनी किलोमीटर पर आवर में थी, ये भी अपनी वैल्यू घंटे में थी, तो हमें कहीं कुछ चेंज नहीं करना, डायरेक्ट वैल्यू अपनी किलोमीटर पे निकल आएगी। तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 1.5 × 28। अब डी बराबर कितना आ गया, 28 + 28 का आधा 14, आ गई वैल्यू 42। डी बराबर 42 आ गया, 17 का ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 18 नंबर। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान के लिए सीटों का अनुपात 7, 8 और 9 का अनुपात है। सीटों को क्रमशः 30%, 40% और 50% तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। तो पहले 7:8:9 पे थी, अब हमें क्या करना है, +30% इसका करना है। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7×21 मतलब 9.1। इसको कितना बढ़ाना है, +40% बढ़ाना है, 8 चौको 32 आ गई, मतलब 11.2 आ गई। अब इसको कितना बढ़ाना है, इसको बढ़ाना है प्लस का 50%, मतलब वैल्यू कितनी आ गई, 9×45 और 9×4 13.5। इनका रेशियो हमें निकालना है। तो अगर दशमलव 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 सब में हटा दें तो 91, 112 और 135 का रेशियो आ जाएगा। बी अपना करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर। 12288 संख्या के कितने गुणनखंड होंगे। तो इसके गुणनखंड हम लोग चेक करते हैं। तो अगर 3 से इसको 1 2 2 8 8 लिखें तो 8 8 16 2 18 2 20 1 21 3 से कैंसिल हो जाएगी। 3 से अगर काटेंगे तो 4 आ गया, 0 आ गया, 3 9 आ गया और 3 9 27 और 3 18। अब 4096 कितने का, 2 की पावर कितना होता है 4096, 4096 हो गया 2 की पावर 12 का वैल्यू होती है। तो 3 × 2 की पावर 12 आ गई। अब 2 की पावर 12 वैल्यू है। अब क्वेश्चन ने पूछा कितने गुणनखंड होंगे। गुणनखंड के लिए क्या करते हैं, जो अपनी पावर होती है, इसकी पावर 1 है उसमें 1 जोड़ के गुणा कर देते हैं। तो 1 + 1 कितना है 2, गुणे 12 की पावर 2 की पावर 12 है, इसमें 1 जोड़ेंगे आया 13, 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी वैल्यू आएगी 26। अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी, 19 का बी। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर। अनिल और सुनील ने समान राशि का निवेश करके एक व्यवसाय को शुरू किया है। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 1:1 है, क्योंकि समान राशि का निवेश कर रहे हैं। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, अनिल 9 महीने के बाद चला गया है और उन्होंने 28,000 का वार्षिक लाभ अर्जित किया है। मतलब अनिल अगर 9 महीने, टाइम का रेशियो क्या रहेगा, अगर ये अपने अनिल है, ये सुनील है, तो अनिल 9 महीने बाद चले गए तो अनिल ने केवल 9 महीने तक रुपए लगाए, लेकिन उनका लाभ वार्षिक था, मतलब सुनील ने 12 महीने तक रुपए लगाए होंगे। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 12 आ जाएगा। रेशियो कितना आ गया, 3:4 का।
अब क्वेश्चन ने क्या पूछा, सुनील का वार्षिक लाभ में हिस्सा कितना है। सुनील का मतलब 4 की वैल्यू क्वेश्चन ने पूछी है, और टोटल 4 3 7 की वैल्यू क्वेश्चन ने 28,000 दी है। उनको अर्जित लाभ टोटल वार्षिक कितना था, 28,000। कैंसिल करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी, 16,000। ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर। एक धनराशि पर 4 वर्षों में 6.25% प्रति वर्ष की दर से प्राप्त साधारण ब्याज 1,200 रुपये पर 8.33% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज के बराबर है। यह राशि कितनी। तो हम लोग इक्वल कर देते हैं, एसआई बराबर एसआई कर देते हैं। तो पहले हमें धनराशि नहीं मालूम, हमने मान लिया एक्स। एक्स के 4 वर्षों के लिए 6.25% से अपॉन 100, ये वैल्यू एसआई की बराबर कितने के, 1200 प्रिंसिपल था उसका, 8.33 उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, और 2 वर्षों के लिए था, अपॉन पे 100 कर दिया। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, यह राशि कितनी है। तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, 2 से काटेंगे, यहाँ पे आ गया 2, और ये दशमलव हट जाएंगे तो ये 2 जीरो गायब हो जाएंगे। 2 से यहाँ पे आ गया 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 833 गुणे 6 बटे 625। अब इसको भाग देते हैं, 36 18 1 हासिल, और 36 18 1 19 1 हासिल, 8 6 48 1 49, 4998 अपॉन 625 आ गया। अब 625 से इसको भाग देते हैं, कितनी आएगी वैल्यू, 625 से भाग देते हैं 4998 को, कितने बार जाएगा, 6 8 48, लगभग 8 बार चला जाएगा। और 8 बार देखिए, 8 5 40 4 हासिल, और 8 दूना 16 4 20 2 हासिल, और 8 6 48 2 50। अभी भी 8 से थोड़े कम पे जाएगा, क्योंकि वैल्यू तो केवल 2 ही बची है ना यहाँ पे अपनी माइनस की। अगर इससे कम जाएंगे तो मतलब 8 से थोड़ा कम जाना पड़ेगा, और 8 से थोड़े कम पे वैल्यू है नहीं, तो अपना सी अपना करेक्ट हो जाएगा। लगभग 8 के बार ही तो जा रहा था। 22 देखते हैं। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 23 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया है। यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई है। प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए यदि आखिरी में दूध और पानी का अनुपात इतना है। तो आखिरी पे जो अपना फाइनल आया है उस पे मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, 1331 अपॉन 397। अब हम अगर इसमें क्या किया गया है, दूध निकाला गया और पानी मिलाया गया है, और यही प्रक्रिया 2 बार की गई है। तो मिल्क और टोटल पे हम लोग चेक कर लें, क्योंकि वाटर को मिलाया गया था। तो मिल्क अपॉन टोटल हम लोग चेक करें, तो मिल्क पहले कितना है, 1331, और टोटल कितना हो जाएगा, 7 1 8 9 3 12 1 हासिल, 3 3 6 1 7 2728 हो जाएगा। अब यह प्रक्रिया कितने बार करी गई है, पहले 1 बार की गई थी, फिर 2 बार की गई है, मतलब 3 बार यह प्रक्रिया की गई है। तो ये वैल्यू एक्चुअल में लिखी कितनी है, 11 अपॉन 12 का होल क्यूब। ये 2700, यहाँ पे 2728 नहीं, यहाँ पे 1728 होगा। तो 11 अपॉन 12 का होल क्यूब लिखी है। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो क्या ज्ञात करना है, प्रारंभ में दूध की मात्रा ज्ञात करनी है। तो प्रारंभ में 11 और 12 के अनुपात में रही होंगी, क्योंकि 3 बार मिलाया गया था, ये अपनी वैल्यू आ गई, 3 बार मिलाया गया था। तो 11 अपॉन 12 रही होंगी वैल्यू, मतलब 1 यूनिट निकाला गया होगा टोटल से। टोटल से 1 यूनिट निकाला गया होगा, और इसकी वैल्यू कितनी है, 23 लीटर, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला 23 लीटर दूध निकालकर पानी मिला दिया गया। तो पूछा क्या है, प्रारंभ में दूध की मात्रा। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी है, 12। प्रारंभ में दूध की मात्रा कितनी थी, 12। तो 12 गुणे 23 कर देते हैं, कितनी वैल्यू आएगी, 12 23 36 3 हासिल, और 12 दूने 24 और 3 27 276। 276 अपना डी करेक्ट हो जाएगा, 22 का डी। नेक्स्ट देखते हैं, 12 15 18 और 20 सैनिकों वाली टुकड़ी में ठोस वर्ग के रूप में तैयार किए जा सकने वाले सैनिकों की न्यूनतम संख्या क्या है। इसमें केवल एलसीएम इनका पूछा है, न्यूनतम संख्या इनका एलसीएम ही होगी। एलसीएम इसका कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 900। 900 सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। 100 मीटर और 95 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती हैं, तो एक दूसरे को 27 सेकंड में पार करती हैं।
और विपरीत दिशा में चलते हुए वे 9 सेकंड में पार करते हैं। तदनुसार ट्रेनों की गति क्या है? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इससे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस उनकी कितनी है? 100 और 95, 195 डिस्टेंस हो गई। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है? दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में चलती, एक ही दिशा में चल रही, मतलब उनकी रिलेटिव स्पीड माइनस हो जाएगी। तो अगर पहली को हम x मान लें, दूसरी को y मान लें, तो x माइनस वाई यहाँ पे हो जाएगा। अब कितना टाइम ले रहे हैं? 27 सेकेंड। अब आगे क्वेश्चन ने क्या बोला? और विपरीत दिशा में चलते हुए वे 9 सेकेंड में पार कर जाती हैं। मतलब 195 मीटर की दूरी x प्लस वाई विपरीत दिशा में चल रहे हैं, उनकी रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी। कितनी देर में पार कर रहे हैं? 9 सेकेंड में। अब इनसे x और y का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, इन दोनों इक्वेशन से, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। तो 195 अपॉन x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 3 इंटू 195 अपॉन एक्स प्लस वाई। 195 कैंसिल हो गए। x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 3x माइनस 3y। तो 2x बराबर कितना आ गया? 4y। x अपान वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2/1। x अपान वाई की वैल्यू 2/1 आ गई। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा? तदनुसार ट्रेनों की गति क्या है? ट्रेनों की गति का रेशियो 2:1 के है, तो अपने ऑप्शन भी सब 2:1 में है। अब हमें एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी? x अपान वाई की वैल्यू 2:1 है। अगर हम लोग यहाँ से वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें मालूम चल जाएगा कि उनकी स्पीड क्या थी। जैसे चेक करते हैं, अगर 100 मीटर और 55 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां थी, तो ये अपनी फर्स्ट वाली पे पहले पुट करते हैं। अगर इसको 2a, इसको a मान लिया, तो 195 बटे 2a में a घटाएंगे, कितनी वैल्यू आएगी? a बराबर कितने के? 27 के। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3 से काटेंगे, यहाँ पे 9, यहाँ पे आ गया 6 और 5। a की वैल्यू कितनी आ गई? 65/9। और अगर a की वैल्यू 65/9 आ गई, तो हम इस पे x वाले पे पुट करें, 2a हमारी वैल्यू थी, तो इंटू 2 आ गया है, ये अपनी वैल्यू आ गई x की। अब इसको सॉल्व करेंगे, 130/9, 130/9 कितनी आएगी वैल्यू? x की वैल्यू आ गई 103/9। तो 103/9 मीटर पर सेकंड में x की वैल्यू आ गई है, और अपने ऑप्शन भी अलग अलग हैं। तो अगर हम इसी वैल्यू को केवल किलोमीटर पर आवर में चेंज कर दें तो अपना आंसर मैच हो जाएगा। 130/9 मीटर पर सेकंड में आई है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करें, 18/5 कर दिया, कितनी वैल्यू आ गई? 5 से काटेंगे, 5 दूनाई 10, 5 छक्का 30, 26 दूनाई 52, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दूसरी वैल्यू इसकी आधी है, 2/1 का अनुपात था। ये देखिए यहाँ से x और y पे, तो अपना बी करेक्ट हो जाएगा, 24 का बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। कितने वर्षों में 25,000 रुपए से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 8275 रुपए प्राप्त होंगे? अब ये हमें निकालना है। CI कितना है? 8275 रुपए, और अपना प्रिंसिपल कितना है? 25,000 रुपए। तो अपना टोटल मिश्र धन कितना आ जाएगा? मिश्र धन जिसे ए से डिनोट करते हैं, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 33,275। तो अपनी मिश्र धन 33,275 और अपना प्रिंसिपल का रेशियो चेक कर लेते हैं, कितना कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, क्या हुआ है, हम लोग रेशियो से पहले चेक करते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 10% है। 10% की वैल्यू मतलब क्या होती है फ्रैक्शन पे? अगर 10% इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, मतलब 11/10 हो रहा है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 25 से काटते हैं, तो 25 ऊपर से आ जाएगा 1, फिर आ गया 3, फिर आ गया 3, फिर आ गया 1, अपान पे 1000 आ गया। ये लिखा क्या है? 11/10 की पावर 3। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था? ब्याज की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 8275 प्राप्त करेंगे। पूछा है कितने वर्षों में? 11/10 हो रही थी 1 साल में, और 11/10 की पावर 3 कितने साल में होगी? 3 सालों में। अपना सी करेक्ट हो जाएगा, 25 का सी।
नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर। एक नाव धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 8 किलोमीटर 2 घंटे में जा सकती है। ठीक है, यह 2 घंटे 50 मिनट में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर जा सकती है। धारा के अनुकूल जाते समय नाव की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है, यह हमें निकालना है। तो अगर हम एक तरफ लिख लें डाउन स्ट्रीम, एक तरफ लिख लें अप स्ट्रीम, एक तरफ लिख लें टाइम, और ये अपनी डिस्टेंस लिख रहे हैं डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम अनुकूल जा रही है, ठीक, और प्रतिकूल 8 किलोमीटर जा रही है, तब उसे टाइम कितना लग रहा है, 2 घंटे का। फिर 2 घंटे में फिर 2 घंटे टाइम ले रही है, 2 घंटे 50 मिनट ले रही है, तो 2 घंटे 50 मिनट मतलब 170 से मिनट, और अगर इसको भी मिनट में चेंज कर लें तो 120 मिनट। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है, धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, धारा के प्रतिकूल कितना, 12 किलोमीटर। अब इन दो को हम लोग सॉल्व करें, तो पिछली क्लास में हम लोग बताया था कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बताया था इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब 20 में 15 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 5। 12 में 8 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 4। और 170 में जब 120 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 5। अब हमें क्या चाहिए, धारा के अनुकूल, मतलब जो अप स्ट्रीम वाली थी इसको हम लोग कैंसिल कर दें। तो इसको कैंसिल करने के लिए ये वाली जो अपनी इक्वेशन आई इसमें 3 का गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 15, यहाँ पे आ गई 12 और यहाँ पे आ गई 150। अब हम लोग इनको माइनस कर देते हैं, ये वाली कैंसिल हो गई, अनुकूल वाली 0 आ गई, और यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे आ गया 20। अब इसका मतलब क्या हुआ, हमें चाहिए धारा के अनुकूल जाने में नाव की गति क्या है, तो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस आ गई 5 किलोमीटर चल रहा है वह, और टाइम उसे कितना लग रहा है, 20 मिनट। तो मिनट को अगर पर आवर पे चेंज करें तो 5/20 गुणे 60 हो जाएगा। कितनी वैल्यू आ गई, 15 किलोमीटर पर आवर। बी अपना करेक्ट हो गया। 26 का भी। 27 नंबर देखते हैं। 2 मोबाइल फोन का क्रय मूल्य समान है, एक को 12% लाभ पर और दूसरे को 12% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना। तो अगर सीपी अपना इक्वल होता है, सीपी इक्वल होता है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर दोनों वैल्यू लाभ और हानि की बराबर है तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अगर अपना एसपी इक्वल है दोनों के, और तब प्रॉफिट और लॉस के परसेंटेज इक्वल है, तो उनको हमेशा लॉस होगा, और लॉस कितना होगा, a²/100 का। तो इसमें सीपी इक्वल दे तो अपना क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट कुछ नहीं होगा। नहीं है तो हम लोग चेक कर लेते हैं। अगर मान लिया उसका सीपी 100 है, तो पहले वह 12% लाभ पर बेच रहा है, मतलब उसे 12 रुपए मिले होंगे। दूसरी बार वह 12% हानि पर बेच रहा है, मतलब उसके 12 रुपए गए होंगे। तो +12 - 12 0, नो प्रॉफिट नो लॉस। 28 नंबर देख लेते हैं। एक जीप एक कार का इस तरह पीछा करती है कि वह जीप से 5 किलोमीटर आगे होती है। उनकी गति क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। जीप कितने समय में कार को पकड़ लेगी। तो टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसी फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। तो टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस कितनी है, 5 किलोमीटर है। और क्वेश्चन ने बोला है एक जीप एक कार का इस तरह से पीछा करती है, मतलब पीछा कर रही है, तो रिलेटिव स्पीड निगेटिव हो जाएगी। तो 90 - 75 हो गई। वैल्यू कितनी आ गई, टाइम बराबर कितना आ गया, 5/90 में 75 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 15। ये तो अपनी आ गई घंटों में। अब अगर हम लोग इसको मिनट में चेंज कर लें, इंटू 60 कर दिया, वैल्यू कितनी आ गई, टाइम बराबर 20। तो इस क्वेश्चन को बोलना चाहिए था कितने मिनट में पकड़ लेगी, तो 20 मिनट में पकड़ लेगी। 28 का भी। नेक्स्ट देखते हैं 29 नंबर। 8 संख्याओं का औसत 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, शेष 2 संख्याओं का औसत क्या है। इसको तो हम लोग एलिगेशन से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, 8 संख्याओं का औसत 14 है, रिजल्टेंट 14 है, इनमें से 6 संख्याओं का औसत 16 है, 16 औसत है और वो भी 6 संख्याओं का। तो बची कितनी संख्या है, टोटल अपनी 8 संख्या दे, तो बची 2 संख्या। 16 में 14 घटाएंगे 2 आया, तो 14 पे जब 6 घटाएंगे कितनी वैल्यू आएगी, 8। बची हुई संख्याओं का औसत कितना होगा, 8। 29 का भी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर।
एक दुकानदार 55,000 में एक एयर कंडीशनर बेचता है और उपहार के रूप में 5,000 का एक गिफ्ट बॉक्स मुफ्त देता है। दुकानदार घर पर डिलीवरी के लिए ग्राहक से 2,000 रुपये लेता है। यदि पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता है। ओके, तो 55,000 रुपये तो उसका जो उसने बेचा था, क्या बोला है क्वेश्चन ने, एक दुकानदार 55,000 में एक एयर कंडीशनर बेचता है तो 55,000 रुपये में तो उसने बेचा था, साथ में 5,000 रुपये का एक गिफ्ट बॉक्स दिया है। तो अगर हम लोग उसके सीपी में पहुंचना चाहें, 55,000 में तो बेचा है उसने, अगर हम लोग सीपी में पहुंचना चाहें तो इस पे पहले तो माइनस करें 5,000 जो उसने गिफ्ट दिया है, फिर क्या हुआ 2,000 रुपये उससे डिलीवरी के लिए ले लेता है, प्लस 2,000 करें तो वैल्यू कितनी आएगी 52,000 रुपये। 52,000 रुपये एक्चुअल वैल्यू आई उसकी। और उसने किया क्या है, पूरे लेन देन में दुकानदार को 30% का मुनाफा होता है, मतलब जो ये अपना एसपी आया जितने पे बेचा है वह सीपी का 130% है। तो सीपी कितना है, सीपी कितना है 13 चौको 52, 40,000 रुपये। 40,000 रुपये उसका सीपी है। और उसने पहले देखो, उसका दुकानदार का सीपी 40,000 रुपये था, लेकिन वह बेच 55,000 में रहा था, 5,000 रुपये का गिफ्ट भी दे रहा था और 2,000 रुपये वह डिलीवरी के लिए भी ले रहा था। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा यदि उपहार ग्राहक को नहीं दिया जाता है। अगर ग्राहक को उपहार नहीं दिया जाएगा तो वो कितने पे बेचेगा। देखिए, अगर ग्राहक को उपहार नहीं दिया जाएगा मतलब वह 55,000 में बेच रहा होगा, 55,000 में बेच रहा होगा, लेकिन वह 2,000 रुपये डिलीवरी चार्ज तो लेगा ना, 2,000 रुपये डिलीवरी चार्ज तो लेगा ना। केवल वह, देखिए उपहार केवल नहीं दे रहा है लेकिन डिलीवरी चार्ज वो लेगा अभी भी, तो मतलब वो बेच कितने के पे रहा है 57,000 रुपये पे। और अपना सीपी कितना था, ये तो अपना गया एसपी, सीपी कितना था 40,000 और 57,000 में बेच रहा है, मतलब 17,000 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ है। कितने से, 40,000 से, इंटू 100 कितनी आ गई वैल्यू 170/4, 4 चौको 16, 4 दुनाई 8, 4 पंचे 20, 42.5%। 30 का बी। ओके, थैंक यू। सेट नंबर 1 से 26 कंप्लीट हो चुके हैं हमारे यूपीएसआई मैथ्स के। इस वीडियो के किसी भी क्वेश्चन पे अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट बता सकते हैं, या तो हमारा एक डिस्कशन ग्रुप है द परसिस्टेंट ऑफिशियल का, वहाँ पे जुड़कर आप लोग अपना इशू रेज कर सकते हैं। हम लोग वहाँ पे आपको टेक्स्ट फॉर्म में या एक शॉर्ट वीडियो में आप लोगों का इशू रिजॉल्व कर देंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 27 पे।